नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी के हाथ में एक बड़ी बाजी लग गई है और इससे बीजेपी परेशान हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने यह सोचा था कि जाति जनगणना का मसला अपने हाथ में लेकर वो पूरे देश में वाहवाही बटोरेगी, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। अब लोग बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं और खास तौर पर कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि वो बीजेपी को केवल घोषणा करके चैन से बैठने नहीं देगी, बल्कि इस मुद्दे को वो अंजाम तक भी पहुंचाकर ही तभी वो बीजेपी को चैन लेने देगी। क्योंकि बीजेपी की आदत रही है बार बार बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, लेकिन और उस पर वाहवाही भी लूट लेना, लेकिन उसको पूरा न करना। और इस बार बीजेपी ने जाति जनगणना का मसला उठाया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि राहुल गांधी का एक बड़ा आधार इस पर पूरे देश में बनता जा रहा है। जिस सामाजिक न्याय की बात वो कर रहे हैं, उससे उनके साथ एक बड़ा तबका जुड़ता जा रहा है। तो राहुल गांधी को मात देने के लिए बीजेपी ने शायद ये फैसला लिया। और एक कारण ये भी हो सकता है कि देश में जो माहौल इस समय बना हुआ है, सुरक्षा को लेकर जो चिंता बन रही है, और उसके साथ साथ बात ये भी उठ रही है कि पाकिस्तान से लड़ते लड़ते आप आखिर अपने ही देश के अल्पसंख्यकों से क्यों लड़ रहे हैं, ये सवाल भी उठने लगा बीजेपी पर। तो इन सबसे शायद ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया। लोगों ने इसे मास्टर स्ट्रोक बताया, लेकिन यह ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें बड़ी चोट जो है वो खुद बीजेपी को ही लगती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार चोट लगने का कारण ये भी है कि बीजेपी के बड़े नेता ही परेशान हो गए हैं कि वो किस तरह से अब मोदी सरकार के इस फैसले को जस्टिफाई करें, कैसे अपने ही पुराने बयानों को वो खारिज करें, और कैसे कांग्रेस के उन सवालों का मुकाबला करें जो इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने किए हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस की अभी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि आतंकवाद से लड़ने के मुद्दे पर तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन इसके साथ ही जनगणना का ऐलान कर दिया गया है। और ये बताया है बीजेपी ने कि कैसे ये तो वो करना ही चाह रही थी और ये उसी की अप्रोच है। इस पर जिस तरह से पूरा श्रेय मोदी के खाते में डालने की कोशिश हो रही थी, उस पर कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और इसके लिए अब देश भर में जो है लोगों को घूम घूम कर बताया जा रहा है। उसके अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता भी अब ये बता रहे हैं कि ये असल में इंडिया गठबंधन की मांग रही है। और बीजेपी ने जब ये देखा कि इसमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और राहुल गांधी ये मजबूत हो रहे हैं, इनको अब फोरफ्रंट पे आने का मौका मिल रहा है, वो सामने आ चुके हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनके दबाव में आ गई है बीजेपी। तो अब बीजेपी ने अपना पुराना रवैया अख्तियार कर लिया है। वो फिर से कांग्रेस को, राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को पाकिस्तान प्रेमी बताने लगी है। आपको बता दूं कि संबित पात्रा ने अभी कुछ दिन पहले, जिस पर हमने यहाँ चर्चा भी की थी, उन्होंने इंडी गठबंधन नहीं पिंडी गठबंधन ये कहा था इंडिया गठबंधन के लिए। और अब संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं है, ये पीडब्ल्यूसी की बैठक है। यानी वो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक को पाकिस्तान की कार्य समिति की बैठक बता रहे हैं। तो बार बार संबित पात्रा को इस तरह से आगे करके बीजेपी एक तरह से राहुल विरोधी, कांग्रेस विरोधी माहौल बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि इस देश की 90% जनता यही चाहती थी कि जाति जनगणना हो, यानी 90% लोग जो हैं वो इस फैसले से खुश तो हैं, लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि ये फैसला लिया गया है पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के और राहुल गांधी के दबाव में। और इसी पर अब बीजेपी परेशान हो रही है, तो वो तरह तरह से वार कर रही है। राहुल गांधी की नेक नियत पर सवाल उठा रही है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठा रही है, और इसके साथ साथ बाकी कांग्रेस के नेताओं को भी पाक परस्त बताकर या उन पर गंभीर आरोप लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो है वो देश के दुश्मनों से मिली है। लेकिन ऐसा करते हुए बीजेपी ये भूल रही है कि ये 2014 वाला भारत नहीं है। अब इन 11 सालों में जनता ने भी बहुत बार देख लिया है कि किस तरह राहुल गांधी हमेशा पीड़ितों के साथ खड़े नजर आए, जबकि जब मौका लगा मोदी जी को, वो भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं दूसरी निकली। अभी कांग्रेस ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया और अभी पिछले कुछ दिनों का ही पूरा हवाला दे दिया कि कैसे राहुल गांधी मिलने गए श्रीनगर, कैसे वो पीड़ितों से मिल रहे हैं, और वहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो बिहार पहुंच गए हैं, वो अदानी के साथ खुश होकर बातें कर रहे हैं, उनके पोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, वो चंद्रबाबू नायडू के साथ और पवन कल्याण के साथ वहां पर हंसी मजाक कर रहे हैं। उस वक्त राहुल गांधी क्या कर रहे थे और मोदी क्या कर रहे थे, ये पूरा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक चीज दर्ज हो जाती है, हर एक चीज तुरंत के तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है, तो लोग अब देखने लगे हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी ये कहेगी
कि राहुल गांधी देशभक्त नहीं है या उनको वो पाकिस्तान परस्त बताएगी तो लोग इतने आसानी से मानेंगे नहीं। और आसानी से क्या, लोग मानेंगे नहीं। ये लोकसभा चुनाव में ये बात जाहिर भी हो गई कि राहुल गांधी ने जब लोकसभा संविधान का मुद्दा उठाया, उसको बचाने का मुद्दा उठाया, तो किस तरह से लोगों ने उनकी बात सुनी और बीजेपी की सीटें कम कर दी। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, जिसको हम बार बार दोहराते भी हैं, लेकिन शायद बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही है। वो अभी भी अपने पुराने तरीके से ही राहुल गांधी को काउंटर करने में लगी हुई है। तो किस तरह से परेशान हो गई है बीजेपी और कैसे राहुल गांधी ने मार ली है बाजी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सुन लेते हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, यानी जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, इन सब ने सवाल उठाए बीजेपी पर और उस पर बहुत सारे सवाल दागे। तो क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, एक बार उसको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो सामाजिक न्याय को लेकर है। हाल ही में भारत सरकार ने एक घोषणा करी कि जो सेंसस होगा उसमें जाति जनगणना को वो इंक्लूड करेंगे। उस पर विस्तार से जो प्रस्ताव है वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जो मूल मुद्दे थे उसका सारांश मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम सबको ज्ञात है कि कई सालों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत प्रखर रहे और तमाम विरोध के बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा की केंद्र की सरकार, भाजपा का नेता सालों तक इस माहौल को निर्मित करने में व्यस्त थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो मांग है अव्यवहारिक है। और एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था, बटोगे तो कटोगे, और अर्बन नक्सल कहा गया कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जाति जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। आज जनता के दबाव के अंदर और कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मांग को करने पर यह समझ गई केंद्र की सरकार कि जनभावना आज कांग्रेस के साथ है। इस देश की अधिकांश जनता भागीदारी चाहती है और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है, ये एक। तो अमलिंदु जी, यहाँ पर जिस तरीके से सचिन पायलट जो बता रहे हैं कि कैसे ये केवल ये जनभावना जो है और किस तरह से यहाँ पर लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो कहा है सचिन पायलट ने। उसके अलावा जो भूपेश बघेल, जयराम रमेश, ये कल की कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह सिलसिलेवार सवाल किए गए। और ऐसा नहीं है कि केवल आरोप लगाए गए, पूरे तथ्यों के साथ कि आपने ये कहा था, अब आप ये बताइए कि इसमें बजट का प्रावधान क्या है, किस तरह से आप इसको कराएंगे। केवल आप ये कह देना कि कांग्रेस जो है इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए या देश को बांटने के लिए ये ऐसी बातें करते रही है, लेकिन हम जो है 140 करोड़ लोगों के फायदे के लिए हमने ये ऐलान किया है। तो आप बताइए कि आप किस तरह से फायदा करवाएंगे, क्योंकि केवल बोल देने से सरकारें नहीं चलती, शासन नहीं चलता, आपको काम करके भी दिखाना पड़ता है। और मोदी सरकार की मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी विफलता यही है कि बातें खूब हुई, काम सतह पर नहीं दिखा। ऐसे में क्या जाति जनगणना को लेकर अब इंडिया गठबंधन कहें या कांग्रेस कहें, जिस तरीके से इन लोगों ने अब ये एक अलग ही किस्म का मोर्चा खोल दिया है कि साहब अब आप केवल बोलकर नहीं फारिग हो सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप इसके लिए क्या क्या करेंगे। जो कुछ कहा है सचिन पायलट ने आपने सुना, किस तरीके से आप कहेंगे कि इस पर बीजेपी परेशान हुई है या हो सकती है आगे? देखिए समिति जी, बीजेपी की परेशानी तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जातिगत जनगणना घोषित करने के बावजूद बीजेपी को अब लग ये रहा है कि इसका उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा और जो वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी वो नैरेटिव नहीं बन पा रहा है। क्योंकि सिर्फ जातिगत जनगणना कराना ही ये नहीं है कि साहब आपने जातियों की गिनती कर ली, कौन कितनी जातियाँ हैं और कितने लोग हैं। संसाधनों की बात है, उन संसाधनों की भी होनी चाहिए कि किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या संसाधन है। तो बहुत सारे सवाल हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से घेर लिया कि जनगणना में इसके साथ साथ ये कॉलम भी होने चाहिए। और एक जो तेलंगाना का मॉडल था, वो तेलंगाना का मॉडल जो है वो उसको लागू करने की मांग की जा रही है कि तेलंगाना मॉडल लागू करके ये बताया जाए कि किसके पास संसाधनों की क्या हिस्सेदारी है।
बीजेपी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दी सुमित्रा जी, और चूंकि लगा बीजेपी को कि राहुल गांधी जो है वो उसको इसका श्रेय भी नहीं लेने दे रहे हैं, तो बीजेपी फिर लौटकर उसी हिंदू मुसलमान की पिच पर वापस लौट के आ गई है। जैसा आपने भी जिक्र किया कि अब संबित पात्रा जो है वो निकल आए हैं बाहर, और फिर वो जो है पाकिस्तान पाकिस्तान करने लग गए हैं। तो अब ये तो खैर ये लोग करते रहते हैं सुमित्रा जी, सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान पाकिस्तान। ये जितनी बातें भारत की नहीं करते उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान की दिन में बात करते हैं, उतनी उससे ज़्यादा पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान से प्यार किसको है, चूँकि दिन में कितनी बार कौन पाकिस्तान का नाम लेता है। लेकिन यहाँ सुमित्रा जी बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई नज़र आती है, और ये लग नहीं रहा है बीजेपी को कि राहुल गांधी मतलब घोषणा तो की बीजेपी ने, लेकिन इसका फ़ायदा भी राहुल गांधी को मिल रहा है। चूँकि राहुल गांधी पहले ही घोषणा कर चुके थे और संसद में कर चुके थे कि मैं इसी संसद से जातिगत जनगणना पास करा के दिखाऊंगा, वरना फिर नया प्रधानमंत्री आएगा वो पास करेगा। तो अब लोगों के बीच संदेश ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी शायद इस बात से घबरा गए और बीजेपी इस बात से घबरा गई कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि नया प्रधानमंत्री आएगा वो कराएगा, तो इसका मतलब इस मुद्दे पर सरकार जा भी सकती है, और नहीं जाएगी तो अगली सरकार किसी हाल में नहीं आ पाएगी। जो अगली सरकार मतलब चुनाव होगा उसमें ये मुद्दा बनेगा और बीजेपी उसमें बैकफुट पर नजर आएगी। तो फिलहाल तो जो है बहुत सोच समझ के हो सकता है बीजेपी ने एक कदम उठाया हो, और जो उसकी मीडिया मैनेजमेंट हेडलाइन मैनेजमेंट की जो रहती है पॉलिसी, उसके तहत ये कदम उठाया गया। लेकिन वो स्पष्ट नहीं किया गया कि जातिगत जनगणना किस तरीके से कराई जाएगी और क्या क्या उसके पैरामीटर्स होंगे और क्या क्या सवाल उसमें रखे जाएंगे, ये कोई भी बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। अब जैसा कि खबर आ रही है कि संसद के मानसून सत्र में इसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, तो उसमें पेश किया जाएगा तो उसमें क्या क्या बातें होंगी इसको भी लेकर अभी तक नहीं जो है वो बताया गया है कि उसमें क्या क्या बिंदु होंगे। तो अब अगर पहले से तैयारी थी सुमित्रा जी सरकार की ये बिल लेकर आने की और ये करने की, तो फिर जब घोषणा की गई वैष्णव ने की घोषणा सरकार की तरफ से कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो उसके साथ साथ फिर ये भी बताया जाता है कि जातिगत जनगणना के साथ साथ कौन कौन से बिंदु उसमें और शामिल किए जाएंगे। इस तरीके का कोई भी वक्तव्य जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी परेशान होती दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए परेशान होती दिखाई पड़ रही है कि उसको लग रहा है कि इसका फ़ायदा भी राहुल गांधी को मिल रहा है, और अब राहुल गांधी और ज़ोरदार तरीके से अब वो सारी बातें बीजेपी से मनवाएंगे जो बीजेपी किसी हाल में नहीं चाहती थी कि बीजेपी को वो चीज़ें लागू करनी पड़े। तो यानी बीजेपी अब ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए कि बीजेपी अब दबाव जो है वो महसूस कर रही है कि राहुल गांधी का दबाव बीजेपी के ऊपर पड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मुझे याद है लोकसभा चुनाव के वक्त ही नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू हुआ था, और उसमें जैसे ही पत्रकारों ने कहा राहुल, तो बोले कौन राहुल। अब शायद मोदी कभी भी ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हर जगह तो राहुल राहुल, और ये खुद बीजेपी के लोग ही हैं जो दिन रात राहुल गांधी का नाम भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे वो राहुल गांधी की बातों का या उनके उठाए मुद्दों का सामना कैसे करें। और संबित पात्रा की जो बात हम कर रहे हैं अमलेंदु जी, क्योंकि वो ऐसे ही चलते फिरते नेता नहीं है, बाकायदा निर्वाचित सांसद भी हैं, इसीलिए वो जो कुछ बोलते हैं उसमें सरकार भी उस बात से या तो सहमत होगी या बीजेपी का पूरा साथ होगा। इसलिए अब बीजेपी को भी जवाब देना चाहिए कि संबित पात्रा जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं बार बार कांग्रेस पर, मतलब ये कोई मजाक नहीं है कि आप कभी इंडी गठबंधन को आपने पिंडी गठबंधन बोल दिया। कांग्रेस यानी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आप उसकी कार्य समिति को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कार्य समिति है, मतलब आप उसको पीडब्ल्यूसी बोल रहे हैं। तो ये केवल शाब्दिक खिलवाड़ नहीं है, ये बहुत गंभीर आरोप है, और अगर उनके पास ऐसे सबूत हैं तो वो दे दें। उसी तरह से संबित पात्रा ने अभी ये भी कहा, हाल ही में एक साक्षात्कार में मैंने हिमंता बिस्वा शर्मा को यह कहते हुए सुना कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अटारी सीमा पार कर 15 दिनों तक पाकिस्तान में रहे। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने कोई फ्लाइट नहीं ली, वो 15 दिनों तक इस्लामाबाद में रहे। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि उनके बच्चे भी भारत के निवासी नहीं है। अब अमलेंदु जी, ये इस तरह की बातें करने का यहाँ पर क्या मतलब? अगर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा कहा है तो वो उसके प्रूफ बताएं कि कौन सा नेता है और कौन 15 दिन पाकिस्तान में रहा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप है और सरकार उन्हीं की है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हैं, चाहे यहाँ पर बीजेपी की सरकार है देश में। अगर कोई कांग्रेस नेता इस तरह से जाकर पाकिस्तान में 15 दिन रह रहा है, फ्लाइट नहीं लेता ताकि पता न चले, यानी अगर किसी पर आपको इतना शक है तो सरकार अभी तक चुप क्यों बैठी है? या इस तरह के केवल आप कुछ भी आरोप लगाएंगे और चलते बनेंगे? तो क्या ये काम अब सरकार को होने देना चाहिए इस वक्त पर, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी संबंध जो हैं सबसे एक कहना चाहिए कि तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं?
ये युद्ध वगैरह जो है कोई बहुत हंसी मजाक की बात नहीं है, लेकिन इसको जिस तरीके से यहाँ पर संबित पात्रा बहुत हल्के तरीके से पेश कर रहे हैं और देशद्रोह जैसी बात को जितने हल्के तरीके से वो बता रहे हैं, क्या इस पर बीजेपी को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, या अगर किसी ने गलती की है तो क्या उसको बताना नहीं चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखिए संबिता जी, तो संबित पात्रा जो बोल रहे हैं वो भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं। तो संबित पात्रा जो है वो मन की बात नहीं कर रहे हैं, संबित पात्रा भाजपा की बात कर रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधा सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी पे है कि संबित पात्रा जो बोल रहे हैं तो उस पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी। इसका मतलब ये बीजेपी का अपना स्टैंड है, बीजेपी ये बात कह रही है और अकेले संबित पात्रा नहीं कह रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता इसी तरीके की बातें कह रहे हैं। तो अगर बीजेपी एक पार्टी के तौर पे है, एक राजनीतिक दल है, तो वहाँ जिम्मेदारियाँ तय होंगी। उन जिम्मेदारियों में संबित पात्रा की जिम्मेदारी भी तय होगी, सुधांशु त्रिवेदी की भी होगी, गिरिराज सिंह की भी जिम्मेदारी तय होगी, क्या जिम्मेदारियाँ क्या जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। और अगर बीजेपी के नेता इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब एक पार्टी नहीं रह गई है, क्योंकि उसके नेता फिर बेलगाम हो गए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बीजेपी को ये पहले तय करना होगा, बीजेपी को देश को बताना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये बीजेपी के हैं और ये मत जो है ये बीजेपी का है, ये जो भी व्यक्त कर रहे हैं, या ये इनका व्यक्तिगत मत है। व्यक्तिगत मत है तो फिर पार्टी ने इन पे क्या एक्शन लिया है, इसको बीजेपी को बताना पड़ेगा इस तौर पे। अब शर्मिला जी, अगर संबित पात्रा कुछ कहे तो चलिए उस पर बहस हो सकती है, लेकिन छोड़िए संबित पात्रा को या किसी और पात्रा को, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगर सीधी सीधी बातें करने लग जाएं, और कल तो केरल में जिस तरीके से उन्होंने कहा, जो बातें कही हैं उसको लेकर तो बहुत ज़्यादा विवाद है कि प्रधानमंत्री आखिर कहना क्या चाहते हैं, कि किसकी नींद हराम हो जाएगी। अरे भाई, किसकी नींद हराम हो जाए? आप कौन है किसी की नींद हराम करने वाले? प्रधानमंत्री बन गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कुछ भी बोलने की इच्छा है और मतलब छूट है आपको। भाई एक मर्यादा होती है, प्रधानमंत्री के पद की भी मर्यादा होती है और एक व्यक्तिगत तौर पे भी एक मर्यादा होती है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए। राजनीति में एक दूसरे पर वार होते हैं, निश्चित तौर पे होते हैं, और सब एक दूसरे पर वार करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है वार करना। अपनी बात कहना, दूसरे की बात को खारिज करना, ये ठीक है, राजनीतिज्ञों का अपना काम है, लेकिन एक भाषा की मर्यादा जो है वो होनी चाहिए। और ये बार बार सवाल उठते हैं कि भाषा की मर्यादा टूट रही है प्रधानमंत्री से, तो वो अब खैर उनका अपना मसला है। लेकिन शर्मिला जी, जो संबित पात्रा कह रहे हैं या जो दूसरे लोग कह रहे हैं आप CWC को PWC कहना, तो अब ये बताएं, ये PWC जो है, अब इस पर जब बात आई है PWC, तो रावलपिंडी जो है शर्मिला जी, संबित पात्रा जी को मालूम होना चाहिए कि रावलपिंडी की जो सरकार होती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, मुस्लिम लीग की जो सरकार होती थी, फजलुल हक की जो सरकार होती थी, उसमें उप मुख्यमंत्री कौन थे? वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो रावलपिंडी और पिंडी से तो बीजेपी का बड़ा वास्ता रहा है, मतलब उनके पुरखों का बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो फिर सारी बातें उठने लग जाएंगी, इतिहास निकल कर आने लगेगा, बीजेपी का इतिहास क्या है, बीजेपी के पूर्वजों का इतिहास क्या है। तो ऐसी बातों से बचना चाहिए जिसमें आपकी पुरानी बातें सब निकल कर सामने आने लगें और आपका जो अब तक चरित्र रहा है इस देश के प्रति उस पर बातचीत होने लग जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बहस आगे बढ़ सकती है। बहरहाल फिलहाल शर्मिला जी साफ तौर पर समझा सकता है कि एक तो बीजेपी परेशान है इसलिए कि जो देश के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि पहलगाम के बाद आपने क्या एक्शन लिया, वो देश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। 12 दिन हो चुके, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको लेकर देश के अंदर एक रोष है। तो बीजेपी शायद हो सकता है उस रोष को मोड़ना चाहती हो, तो अब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि पहले इनसे निपटो। जैसा आपने भी कहा कि भाई आप पाकिस्तान से लड़ते लड़ते देश के अल्पसंख्यकों से आप क्यों लड़ने लग गए? तो आप जो देश के अल्पसंख्यकों की तरफ जो है वो अपनी तोपों का मुंह मोड़ना चाहते हैं, तो उसके पीछे सीधे सीधा मतलब यही है कि आपको पाकिस्तान पे को कोई जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी दिलचस्पी सिर्फ जो है सिर्फ केवल यहाँ चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने में है, तो इसीलिए आप यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि आपके लिए देश बड़ा है कि पार्टी बड़ी है। सब जी बिल्कुल, और देश और पार्टी, इसमें बीजेपी किसको चुनेगी या बीजेपी के नेता किसको चुनते हैं, ये तो बहुत इसका समझना भी कठिन नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि जब जब देश को आगे रखने का मौका आता है तब तब वो अपने निजी नंबर जो है वो बढ़ाने में लग जाते हैं। और ये बात काफी खेदजनक है, लेकिन जो सच है वो है। और जो संबित पात्रा की बात हम कर रहे थे, उनका एक आध बयान और बता देती हूँ, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह योगी आदित्यनाथ का भी अब पुराना एक इंटरव्यू जिसको लेकर अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, और उसमें भी कैसे बीजेपी ही परेशान हो रही है। संबित पात्रा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पाकिस्तान में बहुत जय जयकार हो रही है, और जाति जनगणना पर जो रावलपिंडी अलायंस वाले पूछ रहे हैं, जितने भी सेंसस हुए आपके कालखंड में हुए,
एक भी सेंसस में आपने जाति जनगणना नहीं की। तो ये सारी बातें जो वो कर रहे हैं, हालांकि मनमोहन सिंह सरकार में हुए थे और उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, ये बात खुद अरुण जेटली ने ही बताई भी थी। लेकिन जो यहाँ पर संबित पात्रा ने फिर बीजेपी को फंसा दिया अमलेंदु जी, उन्होंने कहा जितनी भी जनगणना हुई आपके कालखंड में हुई, जबकि 11 साल से, मतलब था मोदी जी के पास भी मौका था 21 में, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। और बार बार सोनिया गांधी ने भी इस बात को संसद में उठाया कि भाई आप क्यों नहीं जनगणना करा रहे, सारे लोग पूछते थे, तो खुद आपने नहीं कराई। अब आप कह रहे हैं कि जितने भी हुई जनगणना आपके कालखंड में हुई, यानी ये बात, अब इस बात को नकार नहीं सकती बीजेपी कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया या उसने नियमों के अनुसार देश को नहीं चलाया, जो बार बार वो आरोप लगाती है। बहरहाल अखिलेश यादव का भी हम एक ट्वीट देख लेते हैं, क्योंकि योगी जी का एक पुराना बयान, अभी जो कुंभ के मौके पर उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, तो आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही हैं, विभाजनकारी लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत, विशेष रूप से सनातन धर्म के अनुयायियों को इससे सावधान रहना चाहिए। राजनीतिक हित के लिए जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर समाज को बांटना देशद्रोह से कम नहीं है। और इसी तरह एक रैली में उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना एक षड्यंत्र है हिंदुओं को लूटने का, ताकि मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जा सके, और जो लोग हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। ये इतना बड़ा गंभीर बयान उन्होंने दिया था योगी, तब उनको ये नहीं मालूम होगा, या उनको भी शायद इस बात की कल्पना नहीं रही होगी कि मोदी जी कभी इस तरह का यू टर्न ले लेंगे कि अर्बन नक्सल बोलते बोलते वो खुद जाति जनगणना की बात करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को बोलने के लिए रावण और दुर्योधन का डीएनए वो ले आए थे। और अब जब मोदी जी ने फैसला ले लिया तो उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व और स्वागत योग्य फैसला है, 140 करोड़ देशवासियों के व्यापक हित में है। बहुत जल्दी पलट गए योगी भी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका एक वो जो पुराना इंटरव्यू है उसका एक बाइट उसको शेयर की है, उसको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जो ट्वीट किया है अखिलेश ने उसको देख लेते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, माननीय अब भी अपने कथन पर कायम हैं या बदलना चाहेंगे? नदी किनारे की चेतावनी, ध्यान रखें रेत दरक रही है। अब ये नदी किनारे की चेतावनी इसलिए कहा अखिलेश ने क्योंकि जो इंटरव्यू दिया था वो महाकुंभ के वक्त का है, और नदी किनारे बैठकर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा कि रेत दरक रही है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, क्या अब बीजेपी के लिए वाकई जो है आधार जो है वो एकदम दरकता जा रहा है? देखिए समझते ही दरकता नहीं जा रहा है, आधार तो दरक चुका है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है, वरना क्या आवश्यकता थी कि जो विपक्ष का एजेंडा है, खासतौर से जो राहुल गांधी का एजेंडा है, उस एजेंडे को आप लागू करें। आपको आवश्यकता क्या पड़ गई थी? भाई आपको करना था तो आप अपने एजेंडे को लागू करते, यूसीसी पे आप अटके हुए उसको लागू करते, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करते, और तमाम चीज़ें आप लागू करते जो आपका आरएसएस का एजेंडा है। मोहन भागवत से आप मिलकर आए थे नागपुर में जाकर, उनके आरएसएस के कार्यालय में जाकर, और उसके बाद फिर मोहन भागवत आकर प्रधानमंत्री से मिले केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद। तो अब जब नरेंद्र मोदी की दो मुलाकातें हो चुकी मोहन भागवत साहब से, तो आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहिए था। तो ये आरएसएस का एजेंडा लागू ना करके आप विपक्ष का एजेंडा लागू करने लग गए। इसका मतलब समिता जी साफ है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि उसकी ज़मीन दरक चुकी है। और जो अखिलेश यादव ने व्यंग कसा कि भाई नदी किनारे जो है रेत दरक रही है, तो यही इसीलिए साफ साफ इशारा था कि सिर्फ रेत की, मतलब नदी किनारे रेत दरकने का मतलब यही है कि आपकी ज़मीन जो है, मतलब आपका जो राजनीतिक आधार है वो अब दरक रहा है, और वो आपको नुकसान उसका होने वाला है। और समिता जी, नदी किनारे जब रेत दरकता है, मतलब या ज़मीन दरकती है जब नदी के किनारे, तो वो ऐसा नहीं होता है कि जैसा और जगह पे ज़मीन दरकती है तो उसका असर होता है। वहाँ बड़ी तेज़ होता है, और कटान जो गंगा का होता है बहुत ख़तरनाक होता है। तो ये खतरनाक कटान की तरफ जो है क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, उसका इतना तेज़ी से कटान हो रहा था। हो सकता है बीजेपी को लगा हो कि कटान बहुत तेज़ी से है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, राहुल गांधी ने जो है ऐसी चीज़ें छोड़ दी हैं पानी में कि वो ज़मीन बीजेपी की काट कर ले जाएगी। तो मजबूरी में करना तो पड़ा कि किसी भी तरीके से तटबंध जो है वो रोके जाएँ, और भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन जो है दरकने से थोड़ी रुके। लेकिन क्या रुक पाएगी, ये देखना बड़ी महत्वपूर्ण बात है, चूँकि जनता भी समझ रही है, और ख़ासतौर से जिनके लिए होनी है जातिगत जनगणना, वो इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी इसका लगातार विरोध करती रही। 4 दिन पहले तक जो है जातिगत जनगणना की बात करने वालों को पाकिस्तानी और जाने क्या क्या सब कहा जा रहा था कि सनातन धर्म को तोड़ने वाले हैं, सनातन के खिलाफ हैं। ये लागू, मतलब सरकार ने घोषणा कर दी, तब भी सरकार के समर्थक जो हैं वो सब यही बातें कर रहे थे।
तो अब जो सरकार के समर्थक अगर यही बातें कर रहे हैं कि साहब जातिगत जनगणना खराब है और क्यों खराब है, तो फिर जनता के बीच जाकर कौन समझाएगा कि जातिगत जनगणना सही है और बीजेपी ने जो है कराई है तो क्यों कराई है। तो बीजेपी को पहले अपने मतदाता को समझाना और उसका जो समर्थक वर्ग है उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई जातिगत जनगणना की घोषणा क्यों की गई है। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है और पूरा देश समझ रहा है कि ये राहुल गांधी के दबाव में आकर घोषणा की गई है, क्योंकि राहुल गांधी इस मसले पर लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और बार बार वो कह रहे थे राहुल गांधी, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि इसका मुझको चाहे कितना भी राजनीतिक तौर पर नुकसान हो जाए फिर भी मैं इसको करा के रहूँगा, चूँकि ये मेरा मिशन है, मेरा लक्ष्य है। तो राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, अपना मिशन नहीं छोड़ा। और अगर राहुल गांधी के लक्ष्य मिशन को मोदी जी पूरा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी या फिर राहुल भक्त हो चुके हैं, फिर इसका मतलब तो यही कहा जा सकता है। क्योंकि अब कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी की हम लोगों ने चर्चा की थी, उनका कहना है कि साहब वो लालू प्रसाद यादव का एजेंडा मोदी जी ने लागू किया ये घोषणा करके, और महिला आरक्षण लाकर जो था वो राजीव गांधी का सपना पूरा किया। तो अगर राहुल गांधी के पिताजी के सपने पूरे करने हैं, तेजस्वी यादव के पिताजी के सपने पूरे करने हैं, तो मोदी जी ने अगर सारे सपनों को पूरे कर रहे हैं तो हेडगेवार और गोलवलकर के सपने कौन पूरे करेगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने कौन पूरे करेगा? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के सपने कौन पूरे करेगा? बिहार में तो कहा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना है, लेकिन वहाँ भी बताया जा रहा है कि सपना पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का वहाँ भी, कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बना ले। क्योंकि वहाँ ऐसा पेच फंस गया है कि एनडीए के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार चिराग पासवान आ गए हैं, तो वो चिराग पासवान कितना भी नुकसान पहुंचाएंगे नीतीश कुमार को, कितना अंदर चलेगा ये होगा। लेकिन यहाँ साफ तौर पे सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसीलिए जो है लगता ये है कि राहुल गांधी ने बीजेपी से बाजी मार ली है, और बीजेपी की परेशानी इसीलिए बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है कि इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद जो फ़ायदा बीजेपी को होना चाहिए था, जो उसकी उससे मतलब उम्मीद थी, वो कहीं से भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये परेशानी बीजेपी की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है जी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, अभी हम देख रहे हैं कि वक्फ मामले पर भी जिस तरह से बीजेपी ने ये सोचा था कि वो एक इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया था, लेकिन यहाँ भी जिस तरीके से तमाम मुसलमान एक साथ आ गए, और मुसलमान के जितने भी संविधान समर्थक लोग हैं वो सब एक साथ आ गए, और सभी ने एक राय में ये बताया कि ये जो वक्फ का मामला है, इसको जो संशोधन आपने किया ये गलत किया है, इसके खिलाफ जो है लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और अब जो जाति जनगणना का मसला है, यहाँ भी न केवल बीजेपी बल्कि अब बीजेपी के साथी भी अलग अलग बातें बोल रहे हैं। जैसे चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अब आरक्षण की सीमा बढ़े और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देना ही अगला कदम होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे जो राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी में जो बातें कही, जिसको संबित पात्रा पीडब्ल्यूसी कह रहे हैं, चिराग पासवान भी वही बातें कह रहे हैं कि अब आपको आरक्षण की सीमा भी बढ़ानी होगी। उधर अनुप्रिया पटेल जो है, अपना दल एस की अध्यक्ष जो है और केंद्र सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी नहीं थी तब भी ये मांग थी। मतलब वो ये बता रही हैं कि जाति जनगणना कराने का फैसला कोई बीजेपी का ऐसा नहीं है कि उसको श्रेय जाता है, हम सबने इसके लिए मांग की है। और अब वो कह रही हैं कि मोदी सरकार हमारी एक एक मांग को मान रही है, हमें पूरा भरोसा है कि आगे ओबीसी मंत्रालय का गठन भी किया जाएगा। अब ये जो है एक नई मांग रख दी है अनुप्रिया पटेल ने, और उन्होंने कहा हमारी लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक ओबीसी मंत्रालय की स्थापना नहीं होगी। बड़ी अजीब बात नहीं लगती अमलेंदु जी? आप सरकार के साथ हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई तब तक चलती रहेगी, यानी आप लड़ने के लिए सरकार के साथ जुड़े हुए थे, ये एक सवाल है। इधर चिराग पासवान की बात भी आपने सुन ली। केशव प्रसाद मौर्य जो एक समय में मतलब खुद को वो मानते थे कि उनको यूपी का सीएम बना दिया जाएगा, हालांकि वो नहीं चली उनकी बात। अब उन्होंने इस जाति जनगणना के फैसले को लेकर ये जो बयान दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका सही इंतजाम पीएम मोदी ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के भीतर जो ओबीसी नेतृत्व जो है वो अब इन्हें काशीराम को उद्धृत करना ये बता रहा है कि अब वो सीधे सीधे बीजेपी की राजनीति में बहुजन समाज वाले एंगल को जो जोड़ रहे हैं यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य। और वो जो ये कह रहे हैं कि ये जो सही इंतजाम है और जो मतलब जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, इसको मोदी को वो श्रेय दे रहे हैं। लेकिन क्या ये योगी की काट नहीं है? क्योंकि योगी के साथ उनकी एक कंपटीशन जो चलता रहता था कि कुर्सी किसकी, लेकिन कुर्सी मिल गई योगी को, मौर्य जो है उनको नहीं मिली, लेकिन वो दावेदार तो अब भी हैं। तो क्या अब इस मसले को लेकर यूपी बीजेपी में कोई नया घमासान बनते हुए दिखाई दे रहा है आप?
देखिए समिति जी, यूपी बीजेपी में तो घमासान पहले से ही मचा हुआ है और लोकसभा चुनाव के बाद तो एकदम से लगा था कि जैसे अब योगी जी गए और जिस तरीके से दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य ने डेरा डाला था, उसके बाद संकेत मिलने लगे थे कि योगी जी अब गए और बहुत तेज़ी से थे वो चक्र घूमा, लेकिन योगी जी ने खुद को संभाल लिया और अभी तक जमे हुए हैं। तो अब जो चर्चाएं चलती हैं सत्ता के गलियारों में, वो तो चर्चाएं यही है कि योगी जी को हटाने के लिए गुजराती लॉबी जो है फिर से सक्रिय हुई है और केशव प्रसाद मौर्य जो उस लॉबी के नज़दीकी समझे जाते हैं कि और केशव प्रसाद मौर्य जो भी करते हैं वो उसी के उस लॉबी के कहने पर करते हैं। तो ये देखिए, हर पार्टी में कुछ ना कुछ लॉबी होती हैं और लॉबिंग सब जगह चला करती है। राजनीतिक खेल ही इस तरीके का है कि बिना लॉबिंग के तो कोई राजनीति हो ही नहीं सकती, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरा दल हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ लॉबिंग होती है। लेकिन वो लॉबिंग कब पार्टी हित से ऊपर उठकर सिर्फ व्यक्तिगत हित में बदल जाती है, तो ये बीजेपी में इसके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि व्यक्तिगत हित वहाँ ज़्यादा हावी होते हैं और पार्टी के हित जो है कम होते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य जो बातें कर रहे हैं, हालांकि सुबह उठते ही केशव प्रसाद मौर्य एक ना एक जो है ट्वीट कर देते हैं और बता देते हैं कि सपा बहादुर अखिलेश यादव जो है ये शब्द इस्तेमाल करते हैं वो रोज़ सुबह उठकर। तो अब इसी तरीके से जो समाजवादी पार्टी वाले हैं वो उनको जवाब देते हैं कि स्टूल मंत्री जी अपना स्टूल संभाल के रखो, आप तो स्टूल मंत्री हैं, खुद अपना चुनाव हार गए आप, तो लेकिन उसके बाद भी आप उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये वहाँ की अंदरूनी चीज़ें हैं जो यूपी बीजेपी में चल रही हैं और योगी आदित्यनाथ को घेरने की चीज़ें भी वहाँ चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं किसी न किसी मसले पर। और मुझे याद पड़ता है कि अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, वो ये था कि उनसे पूछा गया डीजीपी को लेकर, तो उनका दो बातें तय हैं, एक तो डीजीपी कोई सिंह होंगे और दूसरे वो एडहॉक होंगे। सिंह से मतलब ये था कि योगी आदित्यनाथ जो है मतलब जिसको बनाएंगे वो उनका सजातीय होगा, जो भी नया डीजीपी होगा, और कार्यवाहक होगा, यानी केंद्र सरकार जो है उनके डीजीपी को नियुक्त नहीं करेगी, उसको मान्यता नहीं देगी। तो ये एक तरीके से संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। तो ये तो चलता रहता है, तो ये चल रहा है, तो अब देखना ये कि किसका पलड़ा भारी होता है, किसका क्या होता है। अब ये जो पहलगाम की घटना हुई इसके बाद भी जो है कुछ सांस शायद मिल गई है लखनऊ को, और दिल्ली अभी इस पे काम करने से शायद बचना चाहता है फ़िलहाल। लेकिन जो जिस तरीके से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट सब चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि लड़ाई भी बीजेपी की अंदरूनी जो है वो सामने खुलकर आ रही है। फ़िलहाल जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट है समिता जी, वो यही है कि देश में जिस तरीके की आकांक्षाएँ हैं कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, और उस पे सरकार से मांग की जा रही है और विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा है कि इस मसले पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और जातिगत जनगणना के मसले पर कांग्रेस की तरफ से खास तौर से कह दिया गया है कि हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, वो प्रश्न इसमें शामिल किए जाएं। और इसी के साथ साथ आज तेजस्वी यादव ने एक पत्र जो है, खुला पत्र, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख दिया है और उसमें उन्होंने कई मांगे की हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनमें ये है कि जो निजी क्षेत्र है उसमें आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण हो, और जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो पूरी तरीके से लागू की जाएं। तो ये बड़ा कठिन टास्क जो है वो बीजेपी को दे दिया है। तो बीजेपी अगर ये सब कर देगी समिता जी, तो बीजेपी की अपनी राजनीति फिर कहाँ जाएगी। तो बीजेपी के सामने संकट ये है। तो मेरे ख्याल से शोषा तो ये छोड़ा गया कि जातिगत जनगणना कराएगी बीजेपी, तो ये इसलिए किया गया कि एक तो विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीना जा सके जो छीन नहीं पाए, और दूसरा ये कि इसमें उलझा दिया जाएगा और ये भी कह दिया जाएगा जातिगत जनगणना हो गई, और जो उसके सवाल हैं जातिगत जनगणना के, उन सवालों से मुंह मोड़ लिया जाएगा। प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इसके आंकड़े कभी आएंगे ही नहीं, उनका साफ तौर पे कहना है। और इसका हास्य भी जो है महिला आरक्षण विधेयक की तरह होगा। तो अब ठीक है, सबकी अपनी अपनी आशंकाएं हैं, लेकिन जो फिलहाल सामने दिख रहा है समिता जी, अगर विपक्ष की आशंकाओं को किनारे रख दिया जाए, जनता जो सवाल पूछ रही है उनको भी किनारे रख दिया जाए, एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इसकी घोषणा की, जातिगत जनगणना कराए जाने की, वो बेमन से की हुई घोषणा लग रही है। और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि उसके ऊपर विपक्ष का बहुत तगड़ा दबाव है, खासतौर से राहुल गांधी का दबाव है, और भारतीय जनता पार्टी उस दबाव में दबी जा रही है। जी, और तेजस्वी यादव के पत्र का आपने जिक्र किया, क्योंकि अंग्रेजी में पत्र है और काफी बड़ा पत्र है, लेकिन उसका जो हिंदी तर्जुमा, उसका जो आखिरी का कुछ हिस्सा है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव ने ये लिखा है कि आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। हमारे पुरखों ने कई दशकों से इन आंकड़ों के संग्रह के लिए संघर्ष किया है, अतः इस निर्णय को अमली जामा पहनाने में भी विलंब नहीं होना चाहिए। उसके आगे वो लिखते हैं, एक दीगर सवाल, यानी एक अलग सवाल ये भी है कि क्या डेटा का उपयोग प्रणालीगत सुधारों के लिए
उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा या यह कई पिछली आयोग रिपोर्टों की तरह धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित रहेगा। बिहार के प्रतिनिधि के रूप में जहां जाति सर्वेक्षण ने जमीनी हकीकत के प्रति आंखें खोली हैं, मैं आपको सामाजिक परिवर्तन करने में रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देता हूं। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग न केवल डेटा बल्कि सम्मान, न केवल गणना बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आखिरी में ये एक बड़ा, जो आपने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे ये बातें कही हैं कि कहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, यानी जो चिराग पासवान जो बात बोल रहे हैं, वही तेजस्वी यादव, मनोज झा ने भी इस बारे में जरूरी बात कही है और उन्होंने किस तरह राहुल गांधी का भी इसमें नाम लिया है, जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, उसको सुनते हैं। अलग नहीं सोच रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत भी है। और जब देश आहत होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है कि सरकार विपक्ष, सबने एक स्वर में अपनी बात रखी है। हालांकि उस ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये तो अव्वल पहली बात हुई। दूसरी, ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसी समय से ये चर्चा थी कि 31 के आंकड़ों पे हुआ है, हमें समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। फिर लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, तेजस्वी जी जब सरकार में यहाँ थे, उसके पूर्व भी, और राहुल जी भी हाल के वर्षों में। तो ये समेकित प्रयास बहुजन आबादी का है, उन सरोकारों का है, उसकी जीत है और इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी है कि ये एक पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि निजी उस तरह से निजी नहीं होता। और इवन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीट में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इन वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित होना चाहिए। अमरेंद्र जी, यहाँ पर क्या ऐसा नहीं लग रहा कि बात अब बहुत दूर तक चली गई है? मतलब केवल ये नहीं कि आपने बोल दिया हम जाति जनगणना कराएंगे और आपको वाहवाही मिल गई और बात खत्म। अब लोग इसके आगे और उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना कराने का केवल ये मतलब नहीं था कि आप केवल ये आंकड़े दे दें कि हिंदुस्तान में इस जाति के इतने लोग हैं और उस जाति के इतने लोग हैं। असल मुद्दा तो यही है कि जिस जाति के जितने लोग हैं, क्या संसाधनों में, नौकरियों में, बाकी चीजों में, शिक्षा में उनको उतनी जगह, उनको उतना हक उनका जो है वो मिल रहा है, या उसको बाकी लोग मार रहे हैं, जैसा कि होता आया, सदियों से होता आया। और जाति की लड़ाई भी केवल इसीलिए थी कि आपने कुछ लोगों को नीची जाति का बता दिया और कुछ सवर्ण लोग जो हैं वो आपके हक को मारते रहे, केवल इस नाम पर क्योंकि हम सवर्ण हैं या हमारा हक ज्यादा रहेगा और तुम्हारा हक कम रहेगा। ये जो शोषण का सिलसिला एक घोषित अघोषित तौर पर दोनों तरह से चलता रहा, ऊपर आप सबको समानता की बात करते रहे, लेकिन भीतर जो है बहुत बड़े, मतलब जो खाई जो है वो बटी हुई दिखती रही। क्या उसको पाटना केवल एक आध घोषणा से बीजेपी के लिए संभव होगा, या अब उसको वाकई वो काम करके दिखाने होंगे जिसकी बात राहुल गांधी ने की, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो मनोज झा ने कहा कि ये सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है, और राहुल गांधी ने भी यही कहा कि अभी हमको इसका जश्न नहीं मनाना है कि हमारी एक बात सरकार ने मान ली। हमारे लिए तो असली जीत तभी होगी जब उन आंकड़ों का फायदा मिलेगा उन लोगों को जिनके अभी तक जिनको महरूम रखा जा रहा है इन सारी चीजों से। क्या कहेंगे अमरेंद्र? देखिए समित्रा जी, एक तो बीजेपी ने लगता है कि खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और ये मुद्दा बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मुद्दा विपक्ष का था और बीजेपी लगातार इसके विरोध कर रही थी और इसकी मांग करने वालों को देशद्रोही, सनातन विरोधी, जाने क्या क्या सब जो थे वो टैग चस्पा किए जा रहे थे। तो इसलिए एकदम से अगर पलटी मारी है बीजेपी ने, तो बीजेपी को फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा, ये बीजेपी को समझना चाहिए। और अगर ये सिर्फ जातिगत जनगणना केवल जातियों की गणना कराने तक सीमित रहती है, जातिगत जनगणना, तो फिर बीजेपी के लिए दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बीजेपी को लगता है, ये समिता जी, जो मेरी अपनी समझ है, कि अभी जनगणना में एक साल भर निकल जाएगा
उसके बाद आंकड़े चूँकि सरकार को जारी करने हैं तो लोकसभा चुनाव तक आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे, और उसके बाद कहा जाएगा कि भाई देखिए हमने तो जाति का जनगणना करा दिया, आंकड़े आने वाले हैं, उसके पास आने वाले हैं। तो जो विपक्ष की मांग है उस पर विपक्ष काम नहीं कर पाएगा, और जाति का जनगणना करा के और जब बाद में जब नई सरकार आएगी, चाहे बीजेपी की आए चाहे किसी की आए या किसी दूसरे की आए, तो उसके पास वो आंकड़े ही नहीं होंगे कि किसकी क्या स्थिति है, संसाधनों का क्या है, किस पे क्या, ये सब आंकड़े नहीं आएंगे, तो वो फुस भी हो जाएगा और इसका फ़ायदा भी बीजेपी ले लेगी चुनाव में, बीजेपी को लगता ये है। तो लेकिन अब वो होने वाला नहीं है, चूँकि ये दबाव बढ़ गया है कि जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी करानी पड़ेंगी जिस तरीके से तेलंगाना में जातीय सर्वे कराया गया। तो ये दबाव बीजेपी के ऊपर है और बीजेपी इस दबाव से मुक्त नहीं हो सकती है। ये बीजेपी के लोग अब इससे निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं सुमित्रा जी, कि किस तरीके से इससे बाहर निकलें। अब निकल पाते हैं नहीं निकल पाते हैं तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने इस पर बाजी मार ली है, दबाव बीजेपी पर बढ़ा दिया है और पूरी बीजेपी मिलकर इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पा रही। एक तरह से कहा जाए कि उसका जो बनाया हुआ मुद्दा, मतलब जो उसने घोषणा की, वो घोषणा उल्टा बीजेपी को नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब तो बात ये हो गई कि अभी तक तो जातिगत जनगणना कराने की मांग हो रही थी, अब जातिगत जनगणना की आपने घोषणा कर दी। अब जो घोषणा कर दी आपने, मतलब कहा जाए कि पॉलिसी के तौर पे आपने स्वीकार कर लिया कि ये कराई जानी है। तो जब आपने पॉलिसी स्वीकार कर ली कि जातिगत जनगणना होनी है, तो किस जाति के लोगों के पास क्या, कितनी नौकरियां हैं, कितना संसाधनों पे उनका हक है, क्या आर्थिक स्थिति है, ये सब भी अब आपको कराना पड़ेगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ये दबाव बढ़ गया है और जब आप ये करेंगे उसके बाद फिर जो तेजस्वी यादव ने आज पत्र लिखा है सुमित्रा जी, फिर वो मांगे उठेंगी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण हो, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें वो लागू हों, जो भूमि सुधारों की बात है वो हो कि भाई ज़मीन जो है वो कुछ प्रतिशत लोगों के पास ही क्यों है, ये भी सब सारी बातें उठेंगी। तो यानी बहुत बड़े सुधार की तरफ फिर देश बढ़ेगा और ये मांग ज़बरदस्त तरीके से उठेंगी, जो कि बीजेपी का एजेंडा है ही नहीं। क्योंकि आप जातिगत जनगणना की भी बात करें और मनुस्मृति की भी बात करें तो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती हैं, चूँकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हैं। अब अखिलेश यादव ने बीच में कहा था ना कि जब बात हो रही थी कि जाति की जब बात करते हैं तो कहा था कि हाँ, जाति हमने तो बनाई नहीं, कोई मनु महाराज आए थे उन्होंने बनाई थी। तो अब ये जो जाति को लेकर सवाल है, तो आप जो अभी तक बातें करते रहे थे, भाई आपने सब सारे लोगों को जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये हिंदू समाज को तोड़ने वाले हैं, ये सनातन को तोड़ने वाले हैं, देशद्रोही हैं, इस तरह के आपने सब टैग दिए थे। तो अब वो सारे टैग क्या आपके ऊपर अब नहीं लगेंगे अगर ये है, और अगर नहीं लगेंगे तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो टैग आपने गलत लगाए थे, उन लोगों की मांग सही थी। तो ये बीजेपी जबरदस्त तरीके से फंसी हुई दिखाई पड़ती है सुमित्रा जी। और मोदी जी के लिए ये फंसने का भी मौका है और अपने आप को एक, जिसको कहना चाहिए कि बहुत अच्छी अपनी मजबूत छवि बनाने का भी मौका है। अगर जो घोषणा उन्होंने की है उसको ईमानदारी से वो लागू भी करवाते हैं और जैसा कि विपक्षी उम्मीद है अगर उसको वो पूरा भी करवाते हैं तो इतिहास में नाम तो उन्हीं का दर्ज होगा कि जी प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ये एक काम करवाया। अब ये उनके हक में, उनके हाथ में है कि वो इस चीज को करते हैं या नहीं करते हैं, या वो अपने जो बीजेपी के एजेंडे को बढ़ाते हैं, या वो अपनी छवि को मजबूत करते हैं, या वो विपक्ष की मांग को सुनते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर फैसला आखिर में नरेंद्र मोदी को ही लेना है और अब देखना है कि उनके इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं वो उनको अब सही सलाह देते हैं और उनकी अच्छी छवि बनवा पाते हैं, या कि फिर उनको एक विफल नेता के तौर पर उनका नाम इतिहास में दर्ज करवाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो अमरेंदु जी, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।